एपिसोड 150। जंगल का राजा शेर नहीं रुद्र है। अब आगे सबने एक साथ सवाल किया, अच्छा ऐसा हुआ था? तो बिट्टू सर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ दरअसल हुआ ये था कि सर उस आदमी के साथ आई उसकी बेटी का इलाज करके यहाँ से चले गए थे। लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और अभी कुछ देर पहले जब हम सब आए थे तो फिर सर उसी कमरे के अंदर गए थे, तब उन्होंने एक और आदमी का इलाज कर दिया और उसकी भी बीमारी उसी वक्त ठीक हो गई थी। उसने भी बाहर जाकर हंगामा मचा दिया। फिर जब असली वैद्य जी अपने इंचार्ज के साथ अंदर बैठने गए थे तो जो पहला मरीज था उन्होंने देखा कि वो हल्ला मचाने लगे। सब लोग मिलकर वैद्य जी को मारने लगे और तब तक सर उस कमरे से गायब हो चुके थे। फिर इंचार्ज पीछे का एक दरवाज़ा खोलकर कहीं गया और कुछ देर बाद सर उसी के साथ वापस आए। बिट्टू की बात सुनकर आदित्य को वो पल याद आता है जब रुद्र वह छोटी शीशी लेकर आया था और उसे आद्या को देते हुए बोला था कि सिरन को कुछ बूंदे पिला देना। उसी वक्त पीछे वाले दरवाजे से एक आदमी अजीब हालत में आया था और रुद्र से कहने लगा कि वह जल्दी चले, शायद नहीं तो भीड़ वैद्य जी का सर फोड़ने से ज़्यादा देर नहीं लगाएगी। और फिर रुद्र भी यह कहते हुए चला गया था कि उसने जो रायता फैलाया हुआ है अब वो उसे साफ करने जा रहा है। यह सब याद आते ही राकेश बिट्टू को घूरते हुए बोला, वो सब तो ठीक है लेकिन ये बताओ तुम्हें ये सब कैसे पता? और भाई तुम हो कौन जो रुद्र को सर सर बुलाए जा रहे हो? तुम्हें तो आज तक कभी नहीं देखा। राकेश ने वेदांत और निर्भय की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें तो हम जानते हैं, दोनों उसके चेले हैं। तभी रतन तिवारी भी बोला, हाँ मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सर ने हमें तुम्हारे पास क्यों भेजा था। बिट्टू इतराते हुए बोला, मैंने एक बार सर की मदद की थी न, तब उन्होंने कहा था कि अगर दोबारा मिले तो वो मेरी भी मदद करेगा। बिट्टू तिवारी नज़रों से काली और उसके आदमियों को देख रहा था। ग्रंथ ने फिर सवाल किया, अच्छा जो भी हुआ लेकिन डीबी अभी कहाँ है? तो बिट्टू बोला, सर तो फिर से मरीजों को देखने चले गए हैं। उसकी बात सुनकर सबने अपनी गर्दन हिला दी। वहीं काली खुद से बुदबुदाया, सही है भाई का भी, यहाँ सबको उलझाकर वो खुद शिकार पर निकल गए, मुझे भी नहीं ले गए। बेचारे तीनों बाप बेटे तो आज जीते जीते ही नरक के दर्शन करेंगे। वैद खानों से कोसों दूर जंगलों की तरफ रात काफ़ी हो चुकी थी। दिन में शांत होने दिखने वाला जंगल इस काली रात में बेहद अशांत मालूम पड़ रहा था। लंबे चौड़े पेड़ भीतर का अंधेरा और गहरा कर रहे थे, जहाँ वहाँ से आती अजीब अजीब आवाज़ें शरीर में कपकपी पैदा कर रही थी। जाबाज से जाबाज आदमी भी यहाँ अपनी हिम्मत खो देगा अगर उसे बार बार अपने आसपास से जंगली जानवरों की खूंखार सी आवाज़ सुनाई दे। यही हाल इस वक्त नवाब साहब और उनके दोनों बेटों का था। जंगल के बीच में 3 बोरियां रखी हुई थी जो बराबर हिल रही थी जैसे उनके अंदर कोई मौजूद हो। एक बोरी के अंदर से नवाब साहब की आवाज़ आई, ये जानवर की आवाज़ यहाँ पर कैसे सुनाई दे रही है? फारूक कराते हुए बोला, पापा कहीं हमें किडनैप करके किसी दूसरे देश में स्मगल तो नहीं कर दिया गया जैसे हम जानवरों के बच्चों के साथ करते थे। तभी तीनों को भेड़िए की खूंखार आवाज़ सुनाई दी और उनके रोंगटे खड़े हो गए। नवाब साहब का छोटा बेटा घबराते हुए बोला, बाहर देखो हम जंगल के बीच बीच में हैं। नवाब साहब और फारूक चिल्लाए, तू बाहर कैसे आ गया? हमारे तो हाथ पैर बंध रहे हैं। छोटे बेटे ने डरते डरते अपने ऊपर से पूरी बोरी हटा दी और उसके हाथ पैर नहीं बंधे थे और उनसे ज़्यादा हिल डुल रहा था किया तो बोरी का मुंह खुल गया। फिर जो उसने देखा उसके प्राण सूख गए। वहीं जल्दी से जाकर अपने बाप और भाई की बोरी भी खोल देता है। दोनों खुद को जंगलों के बीच पाकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। तभी फिर से एक बार भेड़ियों की खूंखार सी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज़्यादा पास से आने लगती है। वहीं इन तीनों से कुछ दूरी पर एक जीप खड़ी थी जिसमें 3 लोग बैठे थे। डर तो उन्हें भी लग रहा था क्योंकि एक भेड़ियों का झुंड पूरी जीप को घेर चुका था और उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। जब कार के शीशे से टकराकर उनका हमला नाकाम होता है तो वे हुआ हुआ करने लगते हैं। अगर रुद्र ने उन्हें यह काम करने के लिए नहीं कहा होता तो फिर चाहे कोई भी और उन्हें कितना भी पैसा दे दे किसी को और किडनैप करने यहाँ लाने के लिए वे कभी तैयार नहीं होते। ये वही 3 लोग थे जिन्हें रुद्र ने काम पर रखा था जब मॉल में उन्होंने अनामिका से पंगा लिया था। तीनों ही उन मास्क पहने बॉडीगार्ड में शामिल थे जो रुद्र के आदमी बनकर गए थे और रुद्र ने उन्हें इतना खतरनाक काम दे दिया कि तीनों ने अपने कान पकड़ लिए। एक बोला, ये रुद्र सर अब तक क्यों नहीं आए? तभी तीनों देखते हैं कि जो भेड़िए थे वे एक दिशा में देखते हुए गुर्राने लगते हैं। मौका देखकर वे जीप स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही जीप की हेडलाइट जलती है सामने उन्हें रुद्र खड़ा दिखाई देता है। जो भेड़िया गुर्रा रहे थे
वो भी रुद्र की ओर अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। कुल 8 भेड़िए थे और 8 ने मिलकर रुद्र को गोल घेरे में ले लिया था। अंदर बैठे तीनों आदमियों के पसीने छूट गए थे। एक ने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और चिल्लाते हुए बोला, सर सर, हम जीप आपकी तरफ ही लेकर आ रहे हैं, एक मौका मिलेगा तो आप अंदर आ जाना। उसकी बात सुन रुद्र उनकी ओर देखने लगा तो वह आदमी डर गया, क्योंकि रुद्र की आंखों का रंग लाल और उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। रुद्र के अंदर से डेविल उन सभी भेड़ियों को घूरते हुए गुरजाया तो भेड़िए भी रुद्र को देख गुर्राने लगे। वह आदमी डर के मारे जल्दी से कार का दरवाज़ा बंद कर लेता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तभी दूसरा आदमी उसे अपनी कोहनी से मारते हुए सामने देखने का इशारा करता है। वह आदमी सामने देखता है और सामने का नज़ारा देखकर उसकी और भी पसीने छूट जाते हैं। सभी भेड़िया जो रुद्र पर गुर्रा रहे थे अब उसके सामने दुबक कर बैठ गए थे, जैसे उन्होंने किसी डेविल को देख लिया हो। रुद्र ने हाथ से इशारा किया कि जीप लेकर निकल जाओ तो वे फौरन वहां से भाग निकले। रुद्र सामने बैठे सभी भेड़ियों को घूर कर देखता है और उसकी आंखें लाल चमक बिखेरती हैं और डेविल गुर्राते हुए बोलता है, आगे चलो मेरे साथ, आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी दावत का इंतजार कर रही है। और जैसे भेड़ियों ने रुद्र की बात समझ ली, आधे उसके आगे चलने लगे और आधे पीछे। कुछ देर चलने के बाद भेड़ियों को कुछ इंसानों की गंध मिली। उसे सूंघकर वे सभी रुद्र को देखने लगे जैसे रुद्र तो वे आगे ही कार्रवाई करें। रुद्र के अंदर से डेविल गुर्राते हुए बोला, जाओ लेकिन तीनों को अभी मत मारना। रुद्र के बोलने ही भेड़िए भाग निकले और कुछ पल बाद ही नवाब साहब और उनके दोनों बेटों की अपनी जान लगातार पीछे पड़े भेड़ियों से बचते हुए भाग रहे थे। फारूक का कदम लड़खड़ा गया और 2 भेड़ियों ने उसे दबोच लिया, लेकिन हैरानी की बात थी कि उन्होंने उसे चोट नहीं पहुंचाई बल्कि उसे घसीटते हुए वापस ले जाने लगे। नवाब साहब चिल्लाया, अरे कहाँ ले जा रहे हो उसे? लेकिन ये तो जानवर ठहरे, इन्हें इंसानी भाषा कहाँ आती थी जो नवाब साहब देते। बाकी के भेड़िए अभी भी नवाब साहब के उनके छोटे बेटे का पीछा कर रहे थे और तभी अचानक सामने से एक शेर आ गया। उसने एक पंजा नवाब साहब पर दे मारा। हमला इतना तेज था कि नवाब साहब हवा में उड़ते हुए कुछ दूर जा गिरे। शेर ने भेड़ियों की ओर देख दाड़ मारी तो सभी भेड़िया डरकर दूर भाग गए। फिर भेड़िया नवाब साहब को घसीटते हुए कहीं ले जाने लगे। अब बस नवाब साहब का छोटा बेटा ही रह गया था और उसके सामने था जंगल का बब्बर शेर जो उसके चारों तरफ घूम रहा था। अफसोस जो नवाब साहब का छोटा बेटा था शेर को देखकर ही अपनी पैंट गीली कर चुका था। वहीं कभी जंगल नहीं गया था, सारा काम उसका बाप और बड़ा भाई ही करते थे। अशरफ तो ऑफिस में बैठकर हिसाब किताब संभालता था। जो जानवरों के बच्चे वे लोग तस्करी के लिए पकड़ते थे, अफसोस अशरफ उन्हें भी दूर से ही देखता था। ऐसे में जब असली शेर से आमना सामना हुआ तो उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। शेर घात लगाकर फिर से उस पर हमला करने ही वाला था कि अशरफ पहले ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। उसे देखकर शेर ने अजीब सा सड़ा हुआ चेहरा बना लिया। वह मन ही मन बोला, ये है वो तस्कर जो हमारे बच्चों को जंगलों से उठा ले जाते हैं। शेर अशरफ के पास गया और सूंघते हुए मन में बोला, कहीं ये दिल का मरीज तो नहीं है, पहले ही टपक तो नहीं गया। लेकिन पास जाते ही शेर ने अपनी नाक जमीन पर रगड़ी शुरू कर दी थी और तिरछी नज़रों से अशरफ को देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाए, छी, इसने तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों पेंट में ही कर रही थी। मैं इसे नहीं ले जा रहा, आखिर मैं इस जंगल का राजा हूँ। अगर किसी जानवर ने देख लिया तो फल को पूरे जंगल में बात फैल जाएगी कि मैं इंसान को लेकर जा रहा हूँ जिसने टट्टी पोटी कर रखी है। शेर ने अपना सिर कर से ऊंचा किया और इधर उधर किसी और को देखने लगा जो उसका यह काम कर सके। क्या मजाक है, जंगल का राजा हूँ और ये गंदे काम भी मुझे करने पड़ेंगे क्या? मसत मेला तो अपनी गुफा में सो रहा था कि उस डेविल ने आकर मुझे जगा दिया। शेर यही सब सोच रहा था कि उसे कुछ दूर से हाथियों के एक झुंड आता दिखाई दिया। शेर जल्दी से उनके पास गए और शेर और हाथियों के झुंड के बीच कुछ बातें हुई। फिर एक हाथी ने अपने सूंड से अशरफ को उठा लिया और वे सभी शेर के पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद बहुत सारे जानवर एक गुफा को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे और गुफा का मालिक वही शेर सबसे पीछे खड़ा था। इतने सारे जानवरों को देखकर शेर लार टपकाते हुए खुद से ही बोला, वाह वाह, क्या दावत मिली है। शेर ख्याली पुलाव बना ही रहा था कि हिरन आकर उसे धक्का देकर पीछे कर देता है और अपनी भाषा में कहता है, हटो यार और अपना मुंह बंद करो, पहले ही इतना लार कौन टपकाता है। अभी आज सुबह ही तो हमने तुम्हें एक शिकार खाते देखा था, ज़्यादा लालच बुरी बला है, नहीं सुना क्या? और वे आगे बढ़ जाते हैं। शेर का मुंह और भी बड़ा खुला जाता है। क्या मतलब, एक लाल आंखों वाला इंसान जंगल में आया है और सब उसके फैन बन गए, मुझसे ज़्यादा उससे डरने लगे सब। लगता है शेर भाई का ओरा
में पड़ गया है अपने हीरे। रुद्र के जंगल में एंट्री होते ही वहीं सभी जानवरों के बीच नवाब साहब और उनके बेटे, दोनों बेटे एक पत्थर पर बैठे हुए थे। तीनों घायल थे लेकिन होश में थे। सामने ही रुद्र एक ऊंचे पत्थर पर बैठा था, लेकिन ये रुद्र पहले वाला रुद्र बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जिसने उन्हें काली के अड्डे पर देखा था। रुद्र की आंखें गहरी लाल थी और जब जब वह कुछ बोलता उसकी लाल आंखों से हल्की रोशनी फैलती थी और उसकी आवाज़ वो अब पहले जैसी नहीं थी। हर शब्द में एक अजीब सी गूंज थी। रुद्र जोर से हंसते हुए वहाँ इकट्ठे सभी जानवरों को देखता है और फिर उसके अंदर से डेविल गुर्राते हुए बोलता है, क्यों पार्टनर लोगों, सही सभी आ गए हो ना। डेविल की बात सुनकर सभी जानवर आवाज़ निकालने लगते हैं जैसे बोल रहे हो, हाँ हाँ सब इकट्ठे हो गए हैं। बब्बर शेर दाड़ मारते हुए पीछे से निकलकर सबके बीच आता है और जैसे सबकी हाजिरी लगाते हुए देखने लगता है कि कौन आया कौन नहीं। हाँ मोटा भाई की फैमिली तो मेरे साथ ही आई है। शेर हाथी की तरफ देखकर अपना सिर हिलाता है, फिर भेड़ियों की तरफ देखते हुए बोलता है, ये आदि मानव लोग भी पहले से यहाँ पर हैं और ये अपने रंग बिरंगे जेबरा भाई भी दिखाई दे रहे हैं। और शेर जब जेबरा के सामने जाकर बढ़ता है तो जेबरा थोड़ा इनाता है जैसे बोल रहा हो, अरे भाई हम ब्लैक एंड वाइट है, तुमको कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गया क्या। शेर सबकी अटेंडेंस लेकर रुद्र के पास चला जाता है और नवाब साहब व उनके बेटों के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है। वहीं नवाब साहब और उनके बेटे की तो पहले ही हालत ख़राब हो चुकी थी। जब भेड़िया उनके पास पीछे पड़े थे अब तो वे तीनों रोने लगते हैं। नवाब साहब की एक आंख तो रुद्र पहले ही फोड़ चुका था तो वे एक आंख से आंसू बहा रहे थे। फारूक के बगल में अशरफ बैठा था और फारूक रोते हुए अपनी नाक पकड़ते हुए था। इस कमबख्त ने पेट गीली भी कर दी और पोटी भी। आगे जारी रहेगा। सुनिए मेरी और रोमांचक कहानियाँ जो पॉकेट एफएम पर उपलब्ध है। ये मैं नहीं गाइज, ये राइटर कह रहा है। वैसे गाइज मेरे पास थोड़ा माइक नहीं है तो आवाज़ थोड़ी ऐसी आती है। अगर मेरे पास बढ़िया माइक होगा तो मैं आपको बेस्ट ऑडियो अपलोड करा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समझ रहे हो ना क्या नहीं है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो कमेंट कर देना, मैं आपकी बात अवश्य सुनूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।